नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रमजान खत्म होने के साथ ही आतंकवादियों से सीज फायर वाली सुविधा छीन ली गई है और अब उनका संहार शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से आप भारत के जवानों की शहादत की खबरें देखकर काफी डिप्रेस हो गए होंगे, लेकिन अब आतंकवादियों का बुरा समय शुरू हो चुका है। आज बांदीपुर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, यानी आतंक के खिलाफ इस नए सीजन में भारत के वीर सैनिकों ने अपना खाता आज ही खोल लिया है। फिल्मों की भाषा में आप इसे भारतीय सैनिकों का फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी कह सकते हैं। आजकल आतंकवादी AK-47 राइफल से स्टील की गोलियां दाग रहे हैं। ये गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी भेद सकती हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों के इरादे स्टील से भी ज्यादा मजबूत हैं और वो इस समय शहीद औरंगजेब खान के प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। औरंगजेब की अंतिम विदाई की तस्वीरें और उसके परिवार का आक्रोश इस पवित्र अग्नि में घी डालने का काम करेगा और आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। ऐसी खबरें भी मिली हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बने लॉन्चिंग पैड्स पर एक बार फिर बड़ी संख्या में आतंकवादी इकट्ठा हो चुके हैं और इनकी नजर अमरनाथ यात्रा पर है। पाकिस्तान की सेना ने इन आतंकवादियों की मदद के लिए स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं, जो हमारे जवानों पर छुपकर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें रोकने की जिम्मेदारी BSF की स्नाइपर टीम को सौंपी गई है। ये भारतीय सेना के अदृश्य सैनिक हैं जो चुपचाप आतंकवादियों को ठिकाने लगा देते हैं। हमारी टीम ने BSF की स्नाइपर टीम के कामकाज को समझने के लिए उसके साथ वक्त बिताया और ग्राउंड रिपोर्टिंग की। यह रिपोर्ट आज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और भारत के इतिहास और संस्कृति में महाभारत की अहमियत बहुत ज्यादा है और जब भी महाभारत काल से जुड़ी कोई वस्तु मिलती है तो हमारे देश में उसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिनौली में कुछ दिन पहले हुई खुदाई अब भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में योद्धाओं के रथ मिले हैं और इससे यह पुष्टि हुई है कि भारत की सभ्यता दुनिया की किसी भी दूसरी सभ्यता से कम नहीं थी। हमने 5000 साल पुराने ऐतिहासिक अवशेषों का एक गहरा विश्लेषण आज किया है और इसे देखकर आपको अपनी सभ्यता पर गर्व होगा। और क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक तरफ भारत के कई राज्य बाढ़ से परेशान हैं और दूसरी तरफ इसी भारत में पानी की भयानक कमी है। एक ही देश में समस्याओं के ये 2 ध्रुव देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। आज हम पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में आई बाढ़ को भारत के जल संकट वाले नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय ने कहा है कि जितने भी हिंदू आतंकवादी पकड़े गए हैं वो RSS से जुड़े हैं। दिग्विजय ने कहा कि RSS की विचारधारा सिर्फ नफरत फैलाती है और नफरत से हिंसा पैदा होती है। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे RSS में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है। दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में उन पर केस चल रहा है। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे और P चिदम्बरम भी हिंदू आतंकवाद की बातें कह चुके हैं। इस भगवा हिंदू आतंकवाद की गाली देने का पाप और अपराध कांग्रेस ने किया। मुझे लगता है कि झूठ बोलना, गाली देना ये उसकी कल्चर बन गई है। कर्नाटक के बीजापुर में ईद के दौरान एक मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया। कर्नाटक में गौ हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद सूफी धर्मगुरु सैयद तनवीर हाशमी ने कहा कि बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी दी जाएगी। जिस वक्त मौलाना हाशमी भाषण दे रहे थे उस वक्त कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री शिवानंद पाटिल भी वहां मौजूद थे। अब मैं यहीं बैठ के बता रहा हूँ आपको, मिनिस्टर साहब आए हुए तवज्जो करें, 2 महीने के बाद बकरीद है। बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी के हवाले से ये शैतान शरारत करेगा। बीजेपी ने मौलाना हाशमी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। राज्य सरकार का एक मंत्री भी वहां मौजूद था। आज तक इस सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। कश्मीर में संघर्ष विराम खत्म होते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान फिर से शुरू कर दिया है।
बांदीपुरा जिले में सेना ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। बांदीपुरा में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सेना ने अभियान शुरू किया। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि मारे गए आतंकी किस संगठन के हैं। 9 जून को पनार के पास रायनर के जंगलों में आतंकियों को पहली बार देखा गया था। उस वक्त आतंकियों ने फायरिंग की थी। तभी से घने जंगलों में सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। 14 जून को 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि सेना का एक जवान शहीद हुआ था। आज फिर 2 आतंकियों को मारने में कामयाबी मिली। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के शहीद राइफलमैन औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की। जनरल रावत ने पुंछ के सलानी गांव जाकर शहीद औरंगजेब के माता पिता को भरोसा दिया कि दुख की इस घड़ी में सेना उनके साथ है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि औरंगजेब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद औरंगजेब के माता पिता के साथ सेना प्रमुख ने करीब आधा घंटा बिताया। मेरा जो दुख है वो मिट गया है। क्यों मिटा है? जो मैंने कहा वो मेरी असलियत पूरी होगी, दिल को खामोश हो गया। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। 14 जून को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अगवा करने के बाद औरंगजेब की हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब उस वक्त ईद मनाने जा रहे थे। शहीद औरंगजेब की टीम ने अप्रैल में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर समीर टाइगर का एनकाउंटर किया था। भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि चीन के राजदूत लुओ झाओहुई का बयान आधिकारिक नहीं है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है। I said this is a proposal suggested by some Indian friends, and personally I think this is a very good constructive idea. वहीं डोकलाम विवाद पर चीन के राजदूत ने कहा कि इसका असर भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के सवाल पर कहा कि सरकार की नीयत पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। कानून मंत्री से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा गया कि क्या जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस नाम की सिफारिश करते हैं, ऐसे में पहले सिफारिश को आने दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 दिन से एलजी हाउस में अपने मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये धरना नहीं, आप किसी के घर या दफ्तर में घुसकर हड़ताल या धरना नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने आईएएस अफसरों के संगठन को भी इस मामले में पार्टी बनाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 22 जून को होगी। इस भारत देश के व्यक्ति का ये प्रथम कर्तव्य है कि कोर्ट जो कहता है उसको माने। इधर आईएएस एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का भरोसा देने और हड़ताल खत्म करने की अपील पर सकारात्मक रुख दिखाया है। एसोसिएशन ने ट्वीट कर औपचारिक बातचीत का संकेत दिया है। हाई कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया, आप के अफसर हड़ताल में नहीं है, हड़ताल आप में है, जो गैर कानूनी है और इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। जवाब में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को खत लिखकर एक मीटिंग बुलाने की गुजारिश की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर धन्ना पॉलिटिक्स पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सीएम, बीजेपी और पीएम का जिक्र करते हुए दिल्ली के लोगों को जारी सियासी ड्रामे का पीड़ित बताया है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। पीएम मोदी के मुताबिक योग से एकाग्रता बढ़ती है और मजबूती मिलती है। मन, शरीर, बुद्धि को जोड़ व्यक्ति के अंतर्द्वंद और तनाव को खत्म करके आनंद देता है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। इस बार भारत में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम देहरादून में होगा, जहां पीएम भी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के बुराड़ी में बदमाशों के 2 गुटों के बीच गैंगवॉर में एक राहगीर महिला और 2 बदमाशों की मौत हो गई। आज सुबह करीब 10:15 बजे बुराड़ी इलाके में टिल्लू और गोगी गैंग के बीच अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। टिल्लू गैंग स्कॉर्पियो में सवार था, जबकि गोगी गैंग फॉर्च्यूनर में था। इस गोलीबारी में 3 बदमाश और 2 राहगीर घायल भी हुए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे। अलग अलग जगह, अलग हॉस्पिटल्स में लोग हैं। दिल्ली में सरेआम हुए गैंगवॉर से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वर्चस्व को लेकर टिल्लू और गोगी गैंग पहले भी टकरा चुके हैं। फायरिंग में घायल तीनों बदमाशों से पूछताछ के लिए पुलिस उनकी हालत में सुधार का इंतजार कर रही है।
आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदा कोचर अपने खिलाफ जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रहेंगी। बैंक के बोर्ड ने यह फैसला लिया है। हालांकि चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ बनी रहेंगी। बैंक के कामकाज की जिम्मेदारी फिलहाल संदीप बख्शी के पास होगी, जिन्हें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। संदीप बख्शी की नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है। वीडियोकॉन कंपनी को कर्ज देने के मामले में चंदा कोचर की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज लेने के बदले वीडियोकॉन ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी में निवेश किया। बिहार के रोहतास जिले में देश विरोधी गाना बजाने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में डीजे संचालक और कार्यक्रम के आयोजक शामिल हैं। 15 जून को ईद के मौके पर रोहतास के नरसीगंज में पाकिस्तान के समर्थन में खुलेआम गाने बजाए गए थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ लोगों की तलाश की जा रही है। ईद की पूर्व संध्या में कुछ लड़के गाना बजाना कर रहे थे डीजे के उसमें एक गाना विवादित था, जो पाकिस्तानी मुजाहिद का शब्द का प्रयोग उसमें था। हत्या के 95 घंटे बीत जाने के बाद भी शहीद औरंगजेब का बदला अभी तक लिया नहीं गया है। हो सकता है कि सेना के सामने सीज फायर की मजबूरी रही हो, लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने आतंकवादियों को दिया गया सीज फायर का यह डिस्काउंट खत्म करने का ऐलान कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है। सेना औरंगजेब का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है और सीज फायर खत्म होते ही आज सेना ने 2 आतंकवादियों को मार दिया है। इस बीच आज भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत शहीद औरंगजेब के घर पर उसके परिवार से मिलने पहुंचे। शनिवार को जब औरंगजेब का शव लेकर सेना के जवान उनके गांव पहुंचे थे तो उनके पिता ने सेना के एक अफसर से एक संवाद किया था। औरंगजेब के पिता हनीफ मोहम्मद और राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारी के बीच का यह संवाद आज आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि इस बातचीत में संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, देशभक्ति है और ललकार है। औरंगजेब के पिता ने आतंकवादियों को सीधी चुनौती दी है और सरकारों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मुझे बहुत बड़ा दुख है कि आज तक कश्मीरी इंसान को खा रही है, कश्मीर को किसी ने नहीं खाया। मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी हजारों बेटे वहां कुर्बान हो गए, मौत की गाड़ से उतारे गए, लेकिन बिना हथियार के उसको काटा गया। हथियार नहीं था, लड़के मर गए तो मुझे कोई दुख नहीं। मुझे दुख है चीज का, आज तक कश्मीर डिफेंस हाथ बढ़ाती है और स्टेट पीछे कर लेती है। मेरा कलेजा फट जा रहा, मैं नहीं पहुंच सकता, मैं खुद बदला लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आप जो है मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आखिरी बात है, मुझे आने वाले 32 घंटे के अंदर कश्मीर में जो लटेरे हैं, अगर डिफेंस हाथ बढ़ाती है, स्टेट बोलती है मेरा पर्दा उठ गया मेरी कश्मीरियों का, उनका पर्दा में कश्मीर हमारी है, उसको आग नहीं लगानी, आग कश्मीर को नहीं लगानी, बल्कि जो कश्मीर में गुंडे घुसे हुए उनको बाहर निकालना है। बिल्कुल, उनको बाहर निकालना है। अगर किसी का पर्दा उठ जाए, अगर मेरे पर्दे को उठा रहे तो मुझे उठाने में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ जात पात की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान वो अपनी जगह बैठा है, बदनाम पाकिस्तान को कश्मीर भी कर रहा है, और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि अगर उसका आता है उसको पीछे हट जाने दीजिए। बेशर्म होकर लगा हुआ है, नुकसान कर रहा है, हमारा देश का नुकसान कर रहा है। मुझे दुख है इस चीज का कि मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो ऊपर नेता बैठे हैं, जो कश्मीर के अंदर नेता बना के बैठे हैं, ये अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया को मरवा रहे हैं। इन नेताओं को हटा जाए यहाँ से। नरेंद्र मोदी का नहीं फैसला कर सकता, हम इसका फैसला कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का कैसे लग सकता, हमारा झंडा क्यों नहीं लगता? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, पाकिस्तान का लगना चाहिए। हम हैं आपके साथ, ठीक है, हम हैं, बिल्कुल हैं। और ये आप ये कभी मत सोचो कि हम जो है इसको नहीं जानेंगे। मेरे पलटन के जो सारे जवान हैं वो औरंगजेब, समझ में आ रहा है? मेरा बहादुर है ना, देश के लिए, देश के लिए जान दी ना, देश के लिए कुर्बान हो गई। बिल्कुल, मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा
हम सब करवाना देंगे। बिल्कुल ये भी फोर्स के अंदर है। ये अच्छा 109 इंजन बम्बे इंजन के अंदर है। ये कट्ठे छुट्टी आते ईद घर में बनाएंगे, लेकिन जालमों ने नहीं बनाने दी। हम सब आपके बेटे हैं, ठीक है, हम सब आपके बेटे हैं, लेकिन मुझे दुख है। ये भी महंगा। कल फादर्स डे था और सब ने अपने देश में, पूरी दुनिया में सब लोगों ने खुशियां मनाई। जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पिता को याद किया, जो पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों से बधाइयां ली। लेकिन इस पिता का दुख ऐसा है जो सब पर भारी पड़ता है। आज पूरा देश इस पिता के साथ है, क्योंकि इस पिता ने अपने बेटे को खोया है और किसी पिता के लिए इससे बड़ा दुख कोई और हो नहीं सकता। और ये पिता इस दुख को सह रहा है आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए। इसलिए इस पिता ने जो बातें भी कही हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और इस देश में जो सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो या जो केंद्र में मोदी सरकार है, उन्हें इस पिता की एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए। ये पूरा फौजी परिवार है और वो पिता आज भी ये कह रहा है कि वो अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। शहीद औरंगजेब खान जम्मू के गुर्जर समुदाय से थे। उनकी कौम एक बहादुर और देशभक्त कौम मानी जाती है, क्योंकि इन गुर्जरों ने जरूरत पड़ने पर हमेशा देश की रक्षा की है। ये वो समुदाय है जिससे पाकिस्तानी फौजियों के साथ साथ आतंकवादी भी डरते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इस समुदाय की बहादुरी से जुड़ी कुछ कहानियां आज सुननी चाहिए। वर्ष 2002 में पुंछ के हिल काका इलाके में आतंकवादियों ने गुर्जर समुदाय के कुछ बुजुर्गों की हत्या कर दी थी और उनके परिवार की महिलाओं पर बड़े जुल्म किए थे। इस घटना से गुर्जरों में इतना आक्रोश बढ़ा, इतना गुस्सा उन्हें आया कि बदला लेने के लिए विदेशों में रहने वाले बहुत सारे गुर्जर युवक भारत लौट आए। उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबले के लिए खुद अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा किया और वहां फिर सेना से उन्होंने संपर्क किया। 9 पैराशूट रेजिमेंट ने इन गुर्जरों को संगठित किया और अप्रैल 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में पहाड़ियों में ठिकाने बनाकर बैठे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बदर जैसे आतंकवादी संगठनों के 80 से ज्यादा आतंकवादियों को खोज खोज कर मारा गया था। यह ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर किया गया था कि इसे मिनी कारगिल कहा जाने लगा था। तब हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा आने से डरने लगे थे। अब औरंगजेब की शहादत के बाद एक बार फिर गुर्जर समुदाय ने आतंकवादियों को खत्म करने की कसम खाई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन लोगों को हमारे देश के डिजाइनर नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का साथ नहीं मिल रहा। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची के गैंगरेप और हत्या पर पूरे देश में हंगामा हुआ था। ये जगह कठुआ थी और कठुआ गैंगरेप के नाम से आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये बच्ची जम्मू के इसी गुर्जर समुदाय से थी। तब इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए देश का एक एक व्यक्ति सामने आ गया था। इस घटना को बहुत सारे छुटभइये नेताओं ने भी अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बनाया था और कुछ दिनों के बाद ये जो घटना हुई इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया था। और गुर्जर समुदाय को उस समय, अगर आप याद करें, गुर्जर समुदाय को भारतीय सेना के खिलाफ भड़काने की कोशिशें की गई थी, क्योंकि ये समुदाय राष्ट्रभक्त माना जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जब इसी समुदाय का एक वीर जवान आतंकवादियों के हाथों निहत्थे मारा गया, शहीद हुआ, तो इन डिजाइनर नेताओं और बुद्धिजीवियों ने अपने मुंह पर ताले लगा लिए हैं। औरंगजेब खान पूरे देश का हीरो है, जिसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और आखिरी वक्त तक उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई शिकन था। औरंगजेब के अलावा भारतीय सेना के सिपाही विकास गुरुंग ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया। उत्तराखंड में ऋषिकेश के रहने वाले विकास गुरुंग सिर्फ 21 वर्ष के थे और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तैनात थे। शनिवार को वो LOC पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में शहीद हो गए। इन दोनों शहीदों की अंतिम विदाई की तस्वीरें और उनके परिवारों का आक्रोश आज पूरे देश को एक सूत्र में बांध देगा और देश के दुश्मन इसके बाद बच नहीं पाएंगे।
के लिए मेरे बेटे शहीद हुए, इस पर भी मेरे को बहुत फक्र है। पर मेरे को दुख इस बात की है कि मतलब हमारी सरकार इस बारे में कोई कड़ी कदम नहीं उठा पा रहे। मेरे साथ जो हुआ है दूसरे माँ बाप के साथ ना हो, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए सर। इन्हीं बलिदानों से वास्तव में देश आज सुरक्षित है और सांसें ले रहा है। शहीद औरंगजेब अमर है, अमर 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 है। शहीद औरंगजेब अमर है। मेरे पति से तो मैं घर में और दुख भी बहुत है। मेरे पति हमें छोड़ के चले गए, मैंने जमी और उनका बदला लिया जाए मेरे पति का। लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि गलत किया है। ये खुशी के बजाय गम की लहर जो है जारी हो गई है। ये जो जिन जालिमों ने ये किया है, अल्लाह उनके साथ इससे भी बढ़ के करे। मैं कहता हूँ आज यहाँ हमें हो तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शहीद औरंगजेब अमर है, अमर है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। क्या खबर कितने छुप गए, वो मेरा वीर कितने, वो देखो मेरा वीर कितने, वो मेरा वीर। आज राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में बात करना भी जरूरी है क्योंकि शहीद राइफलमैन औरंगजेब खान 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे। राष्ट्रीय राइफल्स को फोर्स और सेक्टर के हिसाब से बांटा गया है। राष्ट्रीय राइफल्स की कुल मिलाकर 5 काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। सबसे पहले रोमियो फोर्स जो राजौरी और पुंछ इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है। दूसरी है डेल्टा फोर्स जो डोडा में तैनात है। तीसरी है विक्टर फोर्स जो आतंकवाद के हिसाब से सबसे खतरनाक इलाके अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, बड़गाम और कुलगाम में तैनात है। वहीं किलो फोर्स कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर के आसपास तैनात है। और 5वीं फोर्स को यूनिफॉर्म फोर्स कहा जाता है और वो उधमपुर और बनिहाल के इलाकों में तैनात है। 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स आतंकवादियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है और पिछले 1 वर्ष में इस फोर्स ने 19 आतंकवादियों को मारा है। इनमें समी टाइगर और सद्दाम पाडर जैसे कुख्यात आतंकवादी भी थे। पिछले साल इसी बटालियन ने
जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भतीजे राशिद तलहा को भी मारा था। और आपको याद होगा कि आतंकवादियों ने औरंगजेब की हत्या करने से पहले उससे राशिद तलहा के एनकाउंटर की बात पूछी थी और औरंगजेब ने बड़े गर्व से इसे स्वीकार किया था। जी न्यूज की टीम ने कुछ दिन पहले 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के साथ आतंकवादियों के गढ़ शोपियां में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अपने एक साथी की इस तरह निर्मम हत्या से इस बटालियन को कितना दुख हुआ होगा। लेकिन हमें यह भी भरोसा है कि यह दुख अब आक्रोश और गुस्से में अब तक बदल चुका होगा और आतंकवादियों को 44 राष्ट्रीय राइफल्स के इस गुस्से का सामना बहुत जल्द करना पड़ेगा। यानी आतंकवादियों का बुरा समय शुरू हो चुका है। दृढ़ता और वीरता, इस जज्बे के साथ कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जब 1990 में एक स्पेशल फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स को तैयार किया गया, तब से आज तक राष्ट्रीय राइफल्स को टेररिज्म के लिए खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। आज राष्ट्रीय राइफल्स में 65 बटालियनें हैं। हर बटालियन में 6 कंपनियां और इनमें 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 1990 में कश्मीर में उभरती मिलिटेंसी को देखकर राष्ट्रीय राइफल्स फोर्स को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी। ये फोर्स 1994 में स्थापित की गई लगभग 5,000 सिपाहियों के साथ और 1994-95 में इसने अपना ऑपरेशंस कश्मीर और पंजाब में शुरू कर दिया। कश्मीर में आतंकवाद के शुरू होने के साथ ही एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस की गई जो काउंटर इंसर्जेंसी में माहिर हो और एक आजाद यूनिट की तरह काम करे। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑपरेशन करते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स का जो ऑपरेटिंग स्टाइल है वो ग्रिड बेस्ड सिस्टम उसको कहा जाता है। सो ग्रिड बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि छोटे छोटे लोकेशंस मार्क किए जाते हैं जहां प्लेटून और कंपनी लेवल पे डिप्लॉयमेंट होती है और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पूरे एरिया को फिजिकली डोमिनेट किया जाए। सो इसी तरह से आरआर काम करती है। 2 दशक से आतंकवाद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करने में लगी राष्ट्रीय राइफल्स के काम करने का तरीका सेना की बाकी बटालियनों से अलग है। राष्ट्रीय राइफल्स में सेना की अलग अलग रेजिमेंट से जवान डेपुटेशन पर आते हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे से अलग इनकी ट्रेनिंग में काफी फर्क होता है। इनकी ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस जैसी ही मुश्किल होती है और ये छिपकर हमला करने वाले आतंकवादियों को खत्म करने के लिए उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हैं। आरआर या राष्ट्रीय राइफल्स एक स्पेशल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए स्पेशली रेज की गई थी, वो भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर। ये इसकी रेजिंग हुई तकरीबन 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई और काफ़ी मात्रा में फॉरेन मिलिटेंट्स और लोकल मिलिटेंट्स जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन शामिल था। राष्ट्रीय राइफल्स की सभी यूनिट्स हर तरह के हथियारों से लैस होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये AK-47 राइफल्स का ही इस्तेमाल करती हैं। इनके ऑपरेशन की प्लानिंग पूरी तरह पुख्ता इंटेलिजेंस पर तैयार होती है। आतंकवादी किस इलाके के किस घर में छुपा है, राष्ट्रीय राइफल्स को हर बात की खबर होती है। गाइड्स अपनी लोकेशन पे पहुंचो, अपने लोकेशन पे पहुंचो। जो भी घर के अंदर है वो हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। आतंकवादियों की खबर मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स सबसे आगे होती है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स एक और घेरा बनाती है। हालांकि एनकाउंटर से पहले आतंकवादी को सरेंडर का मौका दिया जाता है, जिसके लिए लोकल पुलिस को जिम्मेदारी दी जाती है। राष्ट्रीय राइफल्स को फोर्स और सेक्टर के हिसाब से बांटा गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में 5 फोर्स हेडक्वार्टर्स हैं, जिनके जरिए राज्य के हर हिस्से में आरआर की मौजूदगी होती है। ये फोर्स हेडक्वार्टर यूनिफॉर्म, डेल्टा, रोमियो, विक्टर और किलो फोर्स नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर स्टेट को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है और राष्ट्रीय राइफल्स ने 5 काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस स्थापित की हैं। ये फोर्सेस हैं रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स।
शहीद राइफलमैन औरंगजेब खान 44 राष्ट्रीय राइफल्स में थे, जो विक्टर फोर्स का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के नौजवान लोकल लेवल पर सेना के लिए बड़ी मदद साबित होते हैं। वो इलाकों को जानते हैं, स्थानीय भाषा के साथ वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में भी बेहतर होते हैं। आतंकवादियों से गहरी नफरत ने बहुत से गुज्जर युवकों को सेना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया है। औरंगजेब खान 4थी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में थे और स्थानीय होने की वजह से 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में काम करते थे। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अलावा जम्मू कश्मीर राइफल्स में भी गुज्जरों की अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी की एक बटालियन में भी गुज्जर बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं। इनके नाम से कश्मीरी आतंकवादी कांपते हैं। 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कई बड़े ऑपरेशंस में राइफलमैन औरंगजेब शामिल रहे थे और आगे रहकर उन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया था। यही वजह है कि आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया। लेकिन आतंकवादी ये भूल गए कि इस शहादत से जम्मू कश्मीर के नौजवानों का सेना की तरफ रुझान और बढ़ेगा। औरंगजेब का पार्थिव शरीर जब पुंछ पहुंचा तो दुनिया ने देखा कि आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों में कितनी नफरत है। वक्त के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स को और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है ताकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इस फोर्स को किसी तरह की कोई कमी महसूस न हो। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। पूरे उत्तर भारत में लोग जबरदस्त गर्मी से परेशान हैं और मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। आप भी अगर उत्तर भारत में रहते हैं तो अक्सर एक दूसरे से पूछते होंगे कि मॉनसून कब आ रहा है। लेकिन देश के पूर्वी राज्यों में मॉनसून का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार फिर बाढ़ उनका सब कुछ बहा कर ले जाएगी और उनका ये डर गलत नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में लगातार बारिश और बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और ये राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान असम में हुआ है। असम के 600 से ज्यादा गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और करीब 5 लाख लोग बाढ़ की वजह से सुरक्षित इलाकों की तलाश कर रहे हैं। सरकार द्वारा लगाए गए राहत शिविरों में करीब 72,000 लोग मौजूद हैं। हमारे देश में जब भी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की खबर बताई जाती है तो इसे सिर्फ लोगों की मौत और नुकसान के आंकड़ों तक सीमित कर दिया जाता है। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कितना नुकसान हुआ और कितने लोग मारे गए। हमारा सिस्टम आपको कभी ये नहीं बताता कि बाढ़ से होने वाली बर्बादी को कम कैसे किया जा सकता है। पूरा देश जानता है कि भारत के पूर्वी राज्यों में हर साल बाढ़ आती है। इससे होने वाली तबाही से लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, लेकिन इसके बावजूद देश का सिस्टम, प्रशासन, सरकारें कोई सबक नहीं लेते। पिछले 65 वर्षों में हमारे देश में बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसकी वजह यह है कि हमारे देश में बाढ़ से बचने के लिए कोई बड़ी और सही रणनीति नहीं बनाई जाती। जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए वो तब शुरू होते हैं जब बाढ़ आ चुकी होती है। आज हमारे पास बाढ़ की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि बाढ़ के सामने हमारा सिस्टम आज भी कितना बेबस है, कितना लाचार है। ये तस्वीरें 4 राज्यों की हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में आपको देश के कई और राज्यों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं।
50-60 houses now is affected now. इन लोगों का हाल तो बहुत ख़राब है। रहने के घर वगैरह सब वीरान है, कहीं ना कहीं भाग जाते हैं और सब यही से ही ज़िंदगी गुजारा अभी। इस सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मदद नहीं किया। हम लोग ऐसा परेशान हुआ है, ऐसा पानी में भीग के ऐसा जा रहा है। खत का लेवल ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, इसकी वजह से हम अंदर तक पहुंच नहीं सकता है। Flow is continuing and it's still continuing, so more villages are coming under water inundation. बोर्ड वगैरह रखना सुना दिनेश लाल, तो रखना बोर्ड इधर इसके ऊपर खोलना है, खोल दो। अजीब सा विरोधाभास है कि हमारे देश में एक तरफ बाढ़ से बुरे हालात हैं और दूसरी तरफ पानी की कमी वाला जल संकट खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर राज्यों में जबरदस्त जल संकट है। हमने कुछ दिन पहले आपको पानी की कमी से परेशान शिमला का एक विश्लेषण दिखाया था, लेकिन नीति आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में शिमला जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 60 करोड़ लोग इस समय पानी की कमी से जूझ रहे हैं और वर्ष 2030 में यह स्थिति और भयंकर होने वाली है। तब तक देश में पानी की जरूरत दुगनी हो जाएगी और 40% आबादी को पीने का शुद्ध जल नहीं मिल पाएगा। जल संकट वाली इस लिस्ट में दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 शहरों को शामिल किया गया है। देश में पानी के संसाधन सीमित हैं और सप्लाई के मामले में हमारा सिस्टम पहले से ही फेल है। ऐसे में सोचिए कि देश में क्या स्थिति पैदा होने वाली है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी देश के 75% लोगों के घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है, जबकि ग्रामीण भारत के 84% घरों में पानी की पाइपलाइन है ही नहीं। इसके अलावा देश के 70% लोग अशुद्ध पानी पीने पर मजबूर हैं। आपको ये जानकर और भी दुख होगा कि पानी की कमी और प्रदूषित पानी पीने की वजह से देश में हर साल 2 लाख लोग मारे जाते हैं। जल संकट के मामले में 122 देशों में भारत की रैंक 120वें नंबर पर है। ये हाल तब है जब भारत को नदियों का देश कहा जाता है। देश के 24 राज्यों में किए गए इस सर्वे में ये पाया गया कि देश के 14 राज्यों में स्थिति बेहद खराब है। इनमें झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत सबसे गंभीर है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए।
वैसे तो इस रिपोर्ट को देखकर हमारे देश की सरकारों के मन में खतरे का एक अलार्म बजना चाहिए, लेकिन हमें यह भी आशंका है कि वो इसे चुनावों में सबसे प्रिय मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वोटों के बर्तन भरे जा सके। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1576 में आज ही के दिन राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास जबरदस्त समर्पण, बहादुरी और युद्ध कौशल था। उन्होंने आखिरी वक्त तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की थी। वर्ष 1858 में आज महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन हुआ था। लक्ष्मीबाई अपने बचपन में मनुबाई के नाम से जानी जाती थी। वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के महल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ अंग्रेजों के साथ भिड़ गई। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति के मुकाबले रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों की संख्या काफी कम थी और इसी संघर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। आज की तारीख को गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पोर्चुगीज कॉलोनियल रूल के खिलाफ मडगांव में प्रदर्शन की शुरुआत की थी। इस प्रदर्शन में डॉक्टर लोहिया ने गिरफ्तारी भी दी थी और इसी के साथ गोवा की स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों की शुरुआत हुई। गोवा में 451 वर्षों तक पुर्तगाल का शासन रहा और 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपने अक्सर सुना होगा कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर लड़ा जाएगा। इस बात को हल्के में मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। ये बात 100% सच है। पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसकी कद्र कीजिए। नमस्कार।